तो आज हम बात करने वाले हैं ओशो के महिला मुक्ति पर दिए गए विचारों की, जो सच कहूं तो काफी जटिल और अक्सर प्रोवोकेटिव भी रहे हैं। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सीधे उनके लेखों से लिया गया है और दशकों बाद भी आज भी इस पर खूब बहस होती है। तो चलिए इसी में जरा गहराई से उतरते हैं। और शुरुआत होती है ओशो के इस बहुत ही कह सकते हैं साहसिक बयान से। देखिए, ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है। असल में ये उनकी पूरी फिलॉसफी का, उनके पूरे दर्शन का आधार है कि इंसानियत को, मानवता को आगे किस दिशा में बढ़ना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण का हमारा रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे उत्पीड़न के इतिहास से, फिर देखेंगे कि नारीवाद में उन्हें क्या कमी नजर आई। इसके बाद सेक्स और विवाह से परे उनके क्या विचार थे वो समझेंगे। फिर बात होगी स्त्रीत्व की शक्ति की, और आखिर में हम उनके मुक्ति के विजन को जानेंगे। अब देखिए, ओशो भविष्य के बारे में जो सोचते थे उसे समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि वो अतीत को कैसे देखते थे। उनके हिसाब से महिलाओं का जो दमन हुआ है वो कोई आज की या कल की समस्या नहीं है। नहीं, ये हजारों साल पुरानी एक बहुत ही गहरी और सोची समझी साजिश है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों इतिहास में स्त्री का इतना सिस्टमैटिक दमन किया गया है? और देखिए, ओशो का जो जवाब है वो कोई ऊपरी या सतही जवाब नहीं है। वो पुरुष के मनोविज्ञान, समाज और धर्म की बहुत ही गहराइयों में उतरते हैं और उन वजहों को सामने लाते हैं जिन्हें हम अक्सर कह सकते हैं नज़रअंदाज कर देते हैं। ओशो यहाँ किसी एक चीज को दोष नहीं देते, बल्कि वो कई जड़ों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब कुछ शुरू होता है पुरुष की एक गहरी हीन भावना से, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से। और ये भावना आती कहाँ से है? खास तौर पर स्त्री की जीवन पैदा करने की क्षमता के सामने। इसी डर की वजह से वो तर्क देते हैं कि धर्म और विवाह जैसी संस्थाएं बनाई गईं। मकसद सिर्फ एक था, स्त्री को काबू में रखना। और इसी के साथ समाज को सीधे सीधे दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक तरफ मालिक और दूसरी तरफ गुलाम। और यही बात पूरी साजिश के बिल्कुल केंद्र में है। जीवन को बनाने की, जीवन का सृजन करने की जो स्त्री की अनोखी शक्ति है, उससे पुरुष की ईर्ष्या। ओशो के मुताबिक पुरुष जब इस रचनात्मक क्षमता का मुकाबला नहीं कर पाया तो उसने सबसे आसान रास्ता चुना, उसे दबाने का, उसे नियंत्रित करने का। तो इतिहास को समझने के बाद अब आते हैं ओशो के उस आंदोलन पर की गई तीखी आलोचना पर, जो खुद को महिलाओं की मुक्ति का आंदोलन बताता है, नारीवाद। ओशो के लिए ये कोई समाधान नहीं था, बल्कि ये तो समस्या का ही एक और हिस्सा था। तो फर्क क्या है? ओशो का मानना था कि जो मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म है वो गुस्से और रिएक्शन पर चलता है। वो औरतों को पुरुषों की बस नकल करने के लिए उकसाता है। इसके बिल्कुल उलट, जिससे वो सच्चा विद्रोह कहते हैं, वो समझ, करुणा और सबसे जरूरी एक अंदरूनी आध्यात्मिक बदलाव पर आधारित है। मतलब इसका मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना है। और यही उनके तर्क का पूरा सार है। वो कहते हैं कि जब एक महिला चाहे सत्ता में हो या आक्रामकता में या अपने व्यवहार में पुरुष जैसा बनने की कोशिश करती है, तो वो अपनी सबसे कीमती चीज खो देती है। और वो क्या है? उसकी अपनी अनूठी प्रकृति, उसका अपना स्वभाव। वो एक ओरिजिनल नहीं रहती, बस एक कार्बन कॉपी बनकर रह जाती। चलिए अब हम ओशो के दर्शन के शायद सबसे क्रांतिकारी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और वो है प्रेम, सेक्स और विवाह पर उनके विचार। यहाँ पर वो समाज की जो पारंपरिक धारणाएं हैं उनको पूरी तरह से बिल्कुल उलट देते हैं और एक बिल्कुल ही नए तरह के रिश्ते का प्रस्ताव सामने रखते हैं। उनके लिए प्रेम का सीधा सा मतलब है आज़ादी। वो कहते हैं जिस पल किसी को नियंत्रित करने की कोशिश की, वो प्रेम रहता ही नहीं, वो तो बस एक पावर गेम, एक शक्ति का खेल बन जाता है। सच्चा प्रेम तो दूसरे इंसान को बिना किसी शर्त के उसकी पूरी की पूरी आज़ादी देता है। और ये जो रूपक है, ये जो मेटाफर है, ये सब कुछ कह देता है। प्रेम क्या है? एक उड़ता हुआ पंछी, जंगली, आज़ाद, जिंदा। और विवाह, खासकर पारंपरिक विवाह, वो उस पंछी को पकड़कर एक सोने के खूबसूरत पिंजरे में डाल देने जैसा है। अब पंछी तो शायद अब भी वही है, लेकिन उसकी जो आत्मा थी, उसकी जो उड़ान थी, वो खत्म हो चुकी। ओशो के लिए ऑर्गेज़म या कामोत्तेजना ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया बिल्कुल नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। ये वो पल है, वो कहते हैं, जब आपका मैं, आपका अहंकार घुल जाता है, समय जैसे रुक जाता है और इंसान को चेतना की एक बहुत ऊंची अवस्था की एक झलक मिलती है। ये ध्यान के, मेडिटेशन के सबसे करीब का अनुभव। तो अब बात करते हैं स्त्रीत्व की शक्ति की। इस हिस्से में ओशो उन गुणों पर जोर देते हैं जिन्हें एक पुरुष प्रधान दुनिया ने
हजारों सालों से कमजोरी माना है, लेकिन वो तर्क देते हैं कि यही गुण असल में इंसानियत के भविष्य के लिए सबसे बड़ी ताकत हैं। कौन से गुण? प्रेम, विश्वास, सौंदर्य, ईमानदारी, सच्चाई, ग्रहणशीलता। सोचिए, हजारों सालों से हमारे समाज ने इन गुणों को दबाया है। किसके लिए? आक्रामकता, प्रतिस्पर्धा और सिर्फ सूखे तर्क के लिए। ओशो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी, एक विनाशकारी गलती थी। उनका मानना था कि हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन स्त्री गुणों को अपनाएं, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि पुरुषों के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो ये एक तरह से महिलाओं के लिए एक सीधा आह्वान है। ओशो का संदेश बिल्कुल साफ है, पुरुषों की नकल करने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रकृति से लड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय जो सहज शक्तियां हैं, जो स्त्री गुण हैं, उन्हें अपनाएं, उनका जश्न मनाएं। वो कहते हैं सच्ची मुक्ति का रास्ता यहीं से होकर जाता है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, जहां ओशो अपना समाधान पेश करते हैं। एक ऐसा विजन, एक ऐसा दृष्टिकोण जो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत के लिए है। और ये एक बहुत ही साहसिक और काफी दूरगामी योजना है। यहाँ एक बहुत ही साधारण सा लेकिन गहरा नियम काम करता है। गुलाम बनाने वाला भी गुलाम बन जाता है। ओशो का तर्क साफ है, जब तक पुरुष स्त्री को गुलाम बनाकर रखेगा, वो खुद भी अपनी ही बनाई हुई व्यवस्था का गुलाम रहेगा। इसीलिए सच्ची मुक्ति कभी भी एक तरफा नहीं हो सकती। ये एक साझा आजादी होनी चाहिए, एक म्यूचुअल लिबरेशन, जो दोनों को उनके ऐतिहासिक बंधनों से आजाद करे। तो इस साझा मुक्ति का रास्ता क्या है? ओशो कुछ बहुत ही ठोस और कह सकते हैं क्रांतिकारी कदम सुझाते हैं। सबसे पहला कदम, आर्थिक स्वतंत्रता। महिला को सबसे पहले पुरुष से आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना होगा। दूसरा कदम, राजनीतिक शक्ति। वो एक वैश्विक महिला राजनीतिक पार्टी का प्रस्ताव रखते हैं, जिसका लक्ष्य दुनिया की आधी संसदों पर कब्जा करना हो। लेकिन ये सब बाहरी कदम हैं। अंतिम लक्ष्य वो हमेशा अंदरूनी ही बताते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, जहां पुरुष और स्त्री का ये जो द्वैत है, ये जो डुअलिटी है, ये गायब हो जाता है और एक नई एकीकृत मानवता का जन्म होता है। और हम आपको इसी एक अंतिम और काफी प्रोवोकेटिव सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या सच्ची मुक्ति एक राजनीतिक संघर्ष है या एक आंतरिक परिवर्तन? ओशो का पूरा दर्शन हमें इन्हीं दो ध्रुवों के बीच खड़ा करता है, बाहरी एक्शन और गहरा आंतरिक बदलाव। और शायद असली चुनौती ये समझने में ही है कि एक के बिना दूसरा मुमकिन ही नहीं है।